एडवोकेट और लॉयर में क्या डिफरेंस है? दो तरीके से शादी होती है। लेकिन कसाब को कैसे मिल गया लॉयर? लेट्स से अगर एक केस का कोई 4,000 चार्ज और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको आईपी और ट्रेडमार्क का कोई आइडिया भी नहीं है। है, संडे को ज़्यादा काम होता है। जज वगैरह घूस लेते हैं क्या? सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि मैं 6 महीने जब से पॉडकास्ट स्टार्ट किया तब से आपको बोल रहा हूँ एक एपिसोड शूट करते हैं। किस चीज़ का वेट कर रहे थे? लॉयर फीस का? चलो वो तो कर ही लेते हैं, वैसे फीस नहीं आई है मेरी। वो फीस किस बोलते हैं ना बात की? जनरली कि मतलब यू हैव टू वेट फॉर गुड थिंग्स इन लाइफ, तो मतलब दिस माइट बी और दो इट रणवीर वाला एपिसोड जिसमें मैं भी रणवीर की कैटेगरी में आ जाऊँगा। अच्छा, तो लेट मी इंट्रोड्यूस द गेस्ट टुडे। वी हैव एडवोकेट। अच्छा, उससे पहले ही इज़ माई कज़न, बुआ के बेटे हैं, जिनसे मैं दिसंबर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई पॉडकास्ट करते हैं, बट ये बीइंग अ लॉयर भाव खा रहे थे। कजन प्रिविलेजेस टू गेट इन पॉडकास्ट। तो टुडे वी हैव एडवोकेट अविनाश चौधरी प्रैक्टिसिंग एट राजस्थान हाई कोर्ट, जयपुर बेंच, दिल्ली हाई कोर्ट एंड इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, aka the person who helped me finalize the name first. How are you? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। Welcome to First Man Show. I've been waiting for हाँ? this. I've been waiting for this podcast तो for फिर आए क्यों नहीं अभी तक? some long 5-6 months. फिर आए क्यों नहीं अभी तक? अब क्या बस बोला ना कि मतलब गुड थिंग्स हैव टू वेट इन लाइफ। तो भैया ने हेल्प करी थी मेरे को टू फाइनलाइज द नेम। इनको सबसे पहले मैंने नेम बताया था कन्फ्यूज्ड। तो आपका क्या रिएक्शन था उस वक्त जो मैंने बोला कि एक तो 2-4 नेम मैंने सेलेक्ट किया, उसमें से प्राइमरी नेम आई वाज गोइंग विद कन्फ्यूज्ड? नहीं बट फर्स्ट तो उसमें कहीं था ही नहीं। नहीं था, फर्स्ट था 3-4 नेम में जो डोमेन खरीदे थे। नहीं बट बट सबसे पहले मैंने बोला थोड़ा था वैसे हाँ। लगा कि मतलब ऑलरेडी बहुत सारे ब्रांड्स थे ऐसे टाइप के, जैसे बेवकूफ ऐसे वाले ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, तो सोचा कि कुछ नया जाते हैं, कुछ यूनिक करते हैं, हाँ, तो देन वी वेंट विद दिस नेम। और फिर फर्स्ट इसकी अलग बताया। स्टोरी है। इसकी अलग ही स्टोरी है, फर्स्ट बताया। अच्छा, तो इन दिस पॉडकास्ट टेक मी एज अ गाय जिसको लॉयर्स, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो जो भी मैं सवाल जवाब करूँ तो मेरे को ऐसे ही किसी बच्चे को बता रहे बिल्कुल हो। लेमन के टर्म्स में जरूर। हाँ एकदम, क्योंकि सुनने वाले भी वही हैं। श्योर। नहीं आता, जो लॉ में घुस जाता है उनको पता है, बट बाहर वालों को कोई आइडिया नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। सबसे पहले माई क्वेश्चन इज, एडवोकेट और लॉयर में क्या डिफरेंस है? सी जो बेसिक डिफरेंस है, आजकल हर कोई बोलता है ये लॉयर है, ये एडवोकेट है, कोई मतलब लोगों को पता नहीं है जनरली होता क्या है। तो लॉयर इज समवन जिसको लॉ की नॉलेज है। आपने अपना ग्रेजुएशन कर लिया, यू डिड योर एलएलबी, यू हैव कंप्लीटेड योर एलएलबी, और आप एनरोल्ड नहीं हो, यू आर नॉट रजिस्टर्ड विद द स्टेट बार काउंसिल और द ऑल इंडिया बार काउंसिल। तो डिफरेंस ये है कि लॉयर आप लीगली कंसल्ट कर सकते हो, वो कर सकते हो, बट आप है ना कोर्ट्स में अपीयर नहीं हो सकते। ऑन द अदर हैंड एडवोकेट्स का ये है कि मतलब यू आर रजिस्टर्ड विद द स्टेट बार काउंसिल, फिर आपका एग्ज़ाम भी होता है, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम होता है, यू क्लियर दैट एग्ज़ाम, उसके बाद में यू गेट एनरोल्ड, और उसके बाद में आप किसी भी कोर्ट में अपने केसेस में डिफेंड कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को। तो मतलब लॉयर बनने के बाद में एक और एग्ज़ाम देना पड़ता है, वो क्लियर करके फिर ही? हाँ मतलब ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता, मतलब इसमें भी थोड़ा रिलैक्सेशन होता है कि एक मतलब जैसे ही आप एनरोल होते हो उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको यू हैव टू क्लियर दैट एग्ज़ाम, ओके। एंड इट्स नॉट दैट बिग अ डील, मतलब काफ़ी ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, एनीवन हु हैज़ बेसिक नॉलेज ऑफ लॉ कैन क्लियर दैट एग्ज़ाम। ओके, तो क्या स्किल्स चाहिए टू बी अ टॉप लॉयर या अ वेरी गुड लॉयर? सी आई टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। तो इसमें लॉ में ऐसे नहीं है कि मतलब जैसे आई हैव स्टार्टेड माई लॉ जर्नी, अभी मैंने कर दिया, तो कई फेज़ होते हैं, जैसे स्ट्रगल फेज़ होता है। स्टार्टिंग में हमेशा ऐसे होते हैं कि लेट्स अज्यूम कि 100 लोगों ने इसमें लिटिगेशन में एंटर किया, मतलब लॉ मैं अभी लिटिगेशन से रख रहा हूँ क्योंकि बिकॉज आई एम ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तो मैं लिटिगेशन से ही रख रहा हूँ। और भी है जैसे इफ़ यू स्टडी लॉ, उसके बाद में आपके ऑप्शंस खुल जाते हैं, यू गो फॉर जुडिशरी, और लीगल ऑफिसर्स के भी एग्ज़ाम होते हैं, या फिर आप PSUs में अप्लाई करते हो। और एक लिटिगेशन है, लिटिगेशन में भी मतलब जैसे इधर यू आर गोइंग फॉर कॉर्पोरेट, और आपका ये जो है लिटिगेशन जहाँ पे आप खुद का प्रैक्टिस एस्टेब्लिश करते हो आपके जो फील्ड में है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि स्ट्रगल फेज होता है कि जो प्रैक्टिस है यहाँ पे वो ये है कि है ना, स्टार्टिंग में आपको आपके खुद के कोई केसेस होते नहीं है, तो आपको जाना है, आपको किसी ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश लॉयर है आपको उससे सीखना है, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़ीरो है। अभी आप स्टेट आ रहे हो, आपको पता है कि लॉ क्या है, बट उस लॉ का एप्लीकेशन क्या है, लॉ इंडिया में वो कैसे डील हो रहा है, क्या प्रेसिडेंट्स है, कैसा चल रहा है, तो वो सब जानने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, प्रोसीजर सीखना पड़ता है। तो उसके लिए वो स्ट्रगलिंग फेज हो जाता है जहाँ पे
धक्के खाने पड़ते हैं के हाँ लिटरली डेली जा खाते जाके। खाते आपको पता नहीं चलता, तो आप स्ट्रगल करते रहो तो इवेंचुअली हाँ। आपको पता नहीं चलता कि कब आप वो स्ट्रगल फेस क्लियर कर जाते हो और आप में वो सिक्योरिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, और फिर उसके बाद में आपको खुद को पता नहीं चलेगा, मतलब आपके अराउंड लोगों को पता रहेगा कि मतलब दैट दिस एंड दिस गाय, मतलब फला फला लड़का ये कर Improve रहा कर है, रहा मतलब है। इज डूइंग गुड, बट आपको कब पता नहीं चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस कब फ्लरिश कर देगी और कैसे। तो ओके। टॉप नॉच का तो कोई सीक्रेट है नहीं, बस मेहनत आपको है मेहनत करनी है, हर फील्ड की हर तरह है। फील्ड की तरह। तो अब ये जैसे आपने लिटिगेशन बोला, तो लिटिगेशन और कॉर्पोरेट लॉयर उसमें क्या डिफरेंस है, एंड विच वन इज़ अ बेटर पेइंग जॉब? अगर इनिशियली आप जा रहे हो, सी कॉर्पोरेट में हो गया कि आप किसी कॉर्पोरेट फर्म में काम कर रहे हो, वहाँ पे भी दे हैव द लिटिगेशन डिपार्टमेंट, कुछ ऐसे भी होते हैं, डेस्क जॉब भी होते हैं। इनमें डिफरेंस क्या है? जैसे मतलब जिसी को लिटिगेशन, बाहर कोई बाहर से लॉ की नॉलेज नहीं है, हाँ, एक तो लिटिगेशन प्रैक्टिस वो कर रहा है, एक कॉर्पोरेट के लिए लड़ रहा है, तो उनमें डिफरेंस क्या है? कॉर्पोरेट में ये हो गया कि मैं लिटिगेशन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लिटिगेशन क्या हो गया। लिटिगेशन इज बेसिकली वकालत। वकालत, जो आपको वकालत वर्ड से आप जो अभी तक जो लोग जानते हैं कि बोले कोर्ट कचहरी में जा रहे हो आप, आपके पास केसेस आ रहे हैं, आप उन केसेस को डिफेंड कर रहे हो, वो हो गया लिटिगेशन, प्योर लिटिगेशन। ठीक है। फिर बाकी आप या तो आप केस इंस्टीट्यूट करोगे, या आप पे कोई केस करता है तो आप उसको डिफेंड करोगे। दूसरा हो गया कि आपका कॉर्पोरेट वाला हो गया। कॉर्पोरेट फर्म्स में भी लिटिगेशन डिपार्टमेंट होते हैं, पर हम उसकी बात नहीं करते हैं क्योंकि वो अलग वो हो गया। लिटिगेशन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, वहाँ पे भी उनकी लिटिगेशन टीम होती है, ऑल्दो कुछ केसेस में वो बाहर से भी काउंसिल हायर करते हैं, ठीक तो है। जिनकी अलग से प्रैक्टिस हो रही होती है। तो कॉर्पोरेट में डेस्क जॉब हो गया, आप कॉन्ट्रैक्ट वेट कर रहे हो, ये कर रहे हो, अलग अलग स्ट्रीम्स है, तो वो डेस्क जॉब वाला काम। कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हैं, नए लोगों को हायर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे बना हैं रहे हैं, आप वगैरह। देख रहे हो क्या कॉन्ट्रैक्ट्स है, में कोई, कॉन्ट्रैक्ट ठीक है नहीं, इसमें क्या है, हाँ, तो ये सारी कोई एम्प्लॉय चीज़ें। भाग गया तो फिर उससे लड़ रहे हैं, मतलब केस लड़ रहे हैं नहीं, ना वो तो एक सेट ऑफ स्टैंड वो अच्छा। होता है, हाँ उसके बाद में आप नहीं लड़ रहे होते, आपकी टीम नहीं लड़ रही होती है, हाँ हाँ। बस ये है कि आप जनरल नोटिस दे देते हो, वो दे देते हो, और उसके बाद ठीक है। और बेटर पेइंग जॉब क्या है? बेटर पेइंग जॉब कॉर्पोरेट। इनिशियली कॉर्पोरेट है, क्योंकि आपको एक पैकेज लगता है, उस पैकेज के साथ आप स्टार्ट करते हो। और लिटिगेशन में ये है कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पे करना होता है, तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स लेट्स से बहुत कम है हमारे क्या है एंट्री लेवल सैलरी एंट्री लिटिगेशन? लेवल सैलरी, मतलब 15 से 30 के, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द हाँ ऑन जो भी, मतलब आप जिसके लॉयर के साथ काम कर रहे हो, हाँ हाँ। वो कितना पेइंग कैपेसिटी है और कितना एक्चुअली इज विलिंग टू पे यू, और उस 10-15 के रिगार्ड्स में जो काम मिलता है, वो बहुत होता है। वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं होता जितना पैसा सैलरी मिल रही है। जस्टिफाई तो आप कर ही नहीं सकते। अब आप किसी के अंडर काम कर रहे हो तो आप इवेंचुअली वो ग्रो कर रहे हैं। हाँ हाँ। अब उसमें आपकी कितनी मेहनत लगी है, वो कितना लगा है, तो वो तो आप ही इवेलुएट कर सकते हो। जैसे कई बार हमें भी फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार मैंने इसमें लेट्स से मैं फिगर्स लूंगा क्योंकि मेरे को एक्चुअल में वो नहीं करूँगा, हाँ हाँ। तो मैंने 100 रुपये का काम किया, और उस 100 रुपये का मेरे को एट द एंड ऑफ द डे आएगा कितना, 1 रुपया, तो वो लगता है कि यार कितना अनजस्टिफाइड इतनी है। मेहनत करने के बाद में भी। और कुछ लॉयर्स वगैरह, एडवोकेट्स वगैरह करोड़ों में भी कमा रहे हैं, 1-1 मिनट के लाख रुपए भी ले रहे हैं, है ना? वो मिनटों के लाख तो नहीं कहेंगे, मतलब आप कैसे कह सकते हो कि पूरे दिन में मतलब इजीली केसेस वगैरह के। कुछ के बिलेबल्स करोड़ों से ऊपर जा रहे हैं, कुछ के वो जा रहे हैं। सही है। तो कौन है इंडिया में अभी ऐसे टॉप नॉच लॉयर? टॉप Advocate. कह दो, हर किसी को पता है, हरीश साल्वे। हाँ, नाम तो मैंने भी सुना है। सलमान खान का केस डिफेंड किया है। सलमान खान का केस डिफेंड किया था, खत्म हो गया सलमान खान का केस? नहीं, दैट इज स्टिल। आपका क्या ओपिनियन है उसके केस के बारे में? क्या कौन सा, आप ड्रिंक एंड ड्राइव जो भी जो कोई से भी केस जिसके अंदर ड्रिंक के ड्राइव या वो बग जिसको मारा था, कौन से? ब्लैक बक वाले ये सारे चल रहे हैं, वो भी चल रहा है। अब वो क्या है कि आपका केस एक जगह खत्म नहीं होता। हाँ आप जैसे ट्रायल कोर्ट में जीत रहे हो तो आपका केस इवेंचुअली किसी ने अपील किया, हाँ हाँ तो एपेलेट कोर्ट में जाएगा। अब एपेलेट कोर्ट जैसे ट्रायल कोर्ट है, हाँ। तो वहाँ का एपेलेट कोर्ट हो गया, एपेलेट कोर्ट क्या होता है? मतलब जहाँ पे आप अपील कर सकते हो। अच्छा। तो जैसे 2 जुरिस्डिक्शन होते हैं, एक तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है कि आपका कोई, आप एग्रीव्ड हो किसी चीज़ से, तो आप केस कहाँ पे इंस्टीट्यूट करोगे, पहला केस कहाँ फाइल करोगे। तो जो ओरिजिनली आपका जो लॉ में प्रेस्क्राइब्ड है, हर लॉ में प्रेस्क्राइब्ड होता है कि आप ये केस यहाँ कर सकते हो, पूरा प्रोसीजर सेट है, तो आप उस प्रोसीजर के हिसाब से आप वहाँ पे केस कर सकते हो। दैट इज़ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। और फिर आपका ये है कि आपको फेवरेबल ऑर्डर नहीं मिला, वहाँ पे वो केस डिसाइड हो गया, तो फिर आप उसमें अपील कर सकते हो। ओके। तो फिर वो आ जाता है एपेलेट जुरिस्डिक्शन। तो फिर आप हाई कोर्ट में चले जाते हो, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हो,
तो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम लास्ट। हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है उसके भाई, बाद उन्होंने में बोल कुछ दिया तो बोल दिया। उसके बाद में वही है। ये तो खूब ज़्यादा लॉ की तो बात खूब हो गई। मुझे ये बताओ कि ये एडवोकेट लॉयर सब अपनी गाड़ी पे स्टिकर क्यों लगा के रखते हैं कि भाई हाँ हम हैं एडवोकेट, हमें भी ठीक है हो एडवोकेट, उनको क्या अकड़ है क्या कि भाई अब मेरा चालान नहीं कटेगा या ये नहीं कटेगा, क्यों? हमारे जो प्रोफेशन है उसमें एक टर्म यूज़ किया जाता है गुंडागर्दी। एडवोकेट के लिए, खुदा का बच्चा। एडवोकेट बन गए तो अब ना तो- एमएलए से डरना है ना तो पुलिस से डरना जो है। लोग स्टिकर यूज़ कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि बोले कि वो बताए कि बोले कि हम खुदा के बच्चे हैं। हाँ हाँ, हमसे तुम डर के रहो, हम ना नहीं नहीं, डरेंगे। हम डरने की बात नहीं कर रहे, हम ये बोल रहे हैं कि ऊपर वाले का प्रोटेक्शन। हाँ हाँ, तो ऊपर वाले की प्रोटेक्शन है तो डर के ही रहो ना भाई, हमसे हमसे मत भिड़ो। अब वही है लोगों का परसेप्शन। आपने भी लगा रखा है? नहीं नहीं, मैंने नहीं क्यों? लगा रखा। जरूरत नहीं पड़ती। मैंने देखा हुआ तो है कुछ लटका हुआ। हाँ वो अंदर की साइड है, अंदर हो या बाहर हो है तो ना। स्टिकर नहीं है ना। अगर फिर वो भी उस sticker पर कुछ पे जा रहा है तो उस वो पुलिस वाला देख तो लेगा ही ना, वो तो आंखों के सामने और है। नहीं, वैसे इलीगल है, आप स्टिकर नहीं लगा सकते, अच्छा, इसलिए आपने टाक रखा है। इसलिए मैंने वो लगा रखा है। तो अब वही है, वकील है तो कहीं ना कहीं से लूप होल्स ढूंढ के कुछ तो करेंगे ही। हाँ, लूप होल्स की तो कहानी है पूरी। तो अच्छा ये बताओ, जैसे जॉली एलएलबी देखी आपने? हाँ मतलब मेरे को याद है कि पुराना, मतलब मैं हाँ। रिकॉल कर सकता हूँ तो जैसे बॉलीवुड की जो प्रेजेंटेशन है ऑफ लॉयर्स, जजेस या कोर्ट रूम ड्रामा वगैरह का, हाउ क्लोज इट इज़ टू रियलिटी या हाउ फार इट इज़ टू रियलिटी? अब देखो दो चीज़ें हो गई। एक तो हमारा जो सनी देओल के टाइम से तारीख पे तारीख हर कोई बोलेगा, मतलब मैंने भी अपने फ्रेंड से सुना है जिनका लीगल बैकग्राउंड नहीं है, तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे कोर्ट में अभी भी चलता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हाँ तो वाली चीज़ें नहीं है, बट आजकल जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पे आ गए हैं तो वहाँ पे थोड़ी स्टोरी ज़्यादा रियल है, तो वहाँ थोड़ा क्लोज डिपिक्शन है कोर्ट रूम ड्रामा का। कोई ऐसी कोई सीरीज हॉलीवुड बॉलीवुड में जो थोड़ा रियलिटी दिखाती है, कोई क्लोज टू सीरीज रियलिटी? नहीं है। जब मैं भी मतलब जैसे ही मैंने लॉ स्कूल में एडमिशन लिया था, तो वहाँ पे एक प्रेजेंटेशन थी जो हमारे प्रोफेसर ने की थी, तो इट वाज अबाउट ट्रायल। एक ट्रायल करके यू विल फाइंड इट ऑन यूट्यूब, ये काफ़ी क्रिटिकली एक्लेम्ड भी है, तो अगर वो जाके कोई भी देखता है तो उनको पता चल जाएगा कि हाउ कोर्ट वर्क्स। और सूट्स पे क्या ओपिनियन है? सूट्स तो वही इंडिया का है ही नहीं, वो पूरा फैंसी हाँ, अलग ही है ना। वो पूरा अब वहाँ ज्यूरी सिस्टम चलता है, हाँ। यहाँ ट्रायल सिस्टम है। मतलब वहाँ पे भी ट्रायल है बट वहाँ पे जूरी डिसाइड करती है। हाँ अच्छा, जूरी और जजेस मतलब क्या अपने यहाँ पे जूरी सिस्टम नहीं है? अपने यहाँ जूरी, अपने जजेस हैं, जजेस। हाँ, सिर्फ जजेस, अपने जज एक या दो ऐसे दो बैठ जाते हैं, वहाँ जूरी, वहाँ हर किसी जूरी डिसाइड करती है। हाँ बट जजेस भी तो बैठे रहते हैं। जजेस बैठे होते हैं, बट जजेस वो पूरा प्रोसीजर वो है वो देख रहे होते हैं कि जैसे जूरी का सिलेक्शन हो गया, ये हो गया, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, तो जज के अंडर ये सारी चीज़ें होती रहती है। आप लॉ से भटकते नहीं हो, क्या क्या चीज़ें एडमिसिबल है। जैसे जूरी क्या है, जूरी नॉर्मल लोग हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है, तो उनको लॉ का नहीं पता। अब उनको पूरा मॉनिटर करने के लिए, पूरा प्रोसीजर चलाने के लिए वहाँ पे कोई चाहिए कि बोले क्या चीज़ें एडमिसिबल है, क्या नहीं है, कोई एविडेंस भी कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है तो इंट्रोड्यूस होने लायक है कि नहीं है, कोर्ट को कैसे कंडक्ट करते हैं, तो वो सारा कोर्ट वो जो है जज कंडक्ट करता है जूरी सिस्टम में, और फिर जूरी अपना ओपिनियन देती है, और फिर जिस मेजॉरिटी में जिधर जाता है तो दैट इज हाउ इट वर्क्स। जैसे आपने अभी जूरी का बोला कि वो आर्ग्यूमेंट सुनती है दोनों साइड के लॉयर्स वगैरह की। अभी जैसे अपन पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी गलत बोला, ABCD बोला, अपन एडिट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, डालेंगे भी नहीं। लेकिन आप कोर्ट रूम में हो, इंटेंस चल रहा है, वहाँ पे कुछ गलत बोला तो वहाँ पे तो क्लाइंट का गया गेम, क्योंकि वो तो उनका तो बैकग्राउंड भी नहीं है ना जूरी का। आप बोल रहे लॉ से, तो वो तो फिर आर्ग्यूमेंट्स भी जाएंगे ना जज करने के लिए। नहीं, तो क्रिमिनल ट्रायल हो रहा है वो उनका जूरी से हो रहा है, तो अब उस ट्रायल में आपको जूरी बता रहा है, पर वहाँ पे भी कई स्टेजेस है। जैसे मेरा जो आइडिया है दैट इज़ आफ्टर वॉचिंग दीज, मतलब दीज वेब शोज, ये सब देखने के बाद में मेरा पूरा आइडिया है। तो वो आइडिया आया जो भी आया, तो उसमें जैसे ट्रायल होता भी है तो उसके लिए भी प्रोसीजर है। जैसे अगर आप ट्रायल के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी अगर वो कई कई ऐसी स्टेजेस है कि ट्रायल आपको स्टार्ट करने के लिए भी आपको जज के पास जाना होता है और उन्हें बताना पड़ता है कि हाँ क्यों आपका ट्रायल स्टार्ट हो सकता है। कॉन्ट्ररी अपने यहाँ होता है कि हमारे यहाँ नोटिस इश्यूज होते हैं। जैसे कोई मैटर आया, ट्रायल पे कोई मैटर आया, तो वहाँ पे क्या होता है कि कोई प्लेंट आया तो आपको बताना होता है कि नोटिस इशू होते हैं कि आपके केस में मेरिट्स है। अगर आपको प्राइमा फेसाई जज को लगता है, प्राइमा फेसाई मतलब
हाँ फर्स्ट तभी मैं उधर देखने लग गया था ये क्या वर्ड आ गया ये तो पता ही नहीं है। फर्स्ट हैंड अगर आपको ऐसा लगता है कि बोले कि आपकी मतलब जज को ऐसे लगता है कि इस हाँ केस में मेरिट्स है, हाँ हाँ। थोड़े बहुत भी मेरिट्स है, और ये अग्रीव्ड इंसान, तो वो नोटिस इशू करता है, फिर नेक्स्ट पार्टी को नोटिस इशू होता है, और फिर जाके ये ऐसे आगे बढ़ता है पूरा। ओके। अच्छा तो हाउ डू यू बिकम अ जज? हाउ डू यू बिकम अ जज? यहाँ पे अलग अलग एंट्रीज होती है। जैसे आई ऑल्सो विश टू बिकम अ जज, अरे बट यार मेरा अभी क्यों बताया, वो एंड का क्वेश्चन था कि व्हाट इज योर एंड गोल। एक क्वेश्चन, थोड़े बहुत तो क्वेश्चन लिख के रखता हूँ, अभी नहीं, बता कोई दिए। नहीं, जज के बाद में भी वो कर दूँ। ठीक है। हाँ तो अभी तो यही बताते तो हैं। जैसे एंट्री लेवल हो गया, तो मैंने जैसे बताया था ना कि आप जैसे ही ग्रेजुएट हो रहे हो, आप लॉ स्कूल से निकले हो, आप ग्रेजुएट हो रहे हो, तो उसके बाद में आपके स्ट्रीम्स खुल जाती है। लिटिगेशन हो गया, लिटिगेशन हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। कॉरपोरेट का हो गया, आप प्राइवेट कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो, पीएसयूज में अप्लाई कर रहे हो, लीगल PSUs ऑफिसर्स के एग्जाम, पीएसयूज पब्लिक सेक्टर सेक्टर, ओके अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर। तो आप इनमें अप्लाई कर रहे हो। फिर आप पीएसयूज कवर कर दिया हमने, कॉर्पोरेट कवर कर दिया, लिटिगेशन कर दिया, फिर रह गया आपका जुडिशरी। तो जुडिशरी के लिए भी आपको, अब जुडिशरी हो गया जजशिप के लिए जो एग्ज़ाम लगता है, ओके। तो ये एंट्री लेवल एग्ज़ाम होता है सिविल जज का, जो आपको जैसे आप लॉ ग्रेजुएट होते हो, यू बिकम एलिजिबल फॉर दैट एग्ज़ाम, तो आप वो फाइट करते हो, और फिर अगर आप उसमें कोई एज meritorious हो। क्राइटेरिया भी होता है जज बनने के लिए? हाँ, एज क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब्ड है अलग अलग हाई कोर्ट रूल्स के अंडर, कि आप इसमें बन सकते हो, इसमें बन सकते हो। जैसे नॉर्मली तो राजस्थान का हाँ है, हाँ। तो राजस्थान का हाई कोर्ट कंडक्ट करेगा ये जो सिविल जज का जो एग्ज़ाम है, तो वो उन हाई कोर्ट रूल्स के अंडर होगा। क्योंकि जितने भी जजेस देखे नॉर्मली थोड़े ओल्ड एज, वो सब नहीं देखें नहीं, ओल्ड एज यंगेस्ट तो यंग भी मिलेंगे अगर आप जाते हो, तो आप, अब लोग जा ही नहीं रहे, पता ही डिस्ट्रिक्ट नहीं कोर्ट्स है। वगैरह में जाओगे, हाँ। तो वहाँ पे आपको यंग जजेस भी मिलेंगे काफ़ी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और इन सब में मतलब कोई हाई प्रोफाइल केसेस आता है और कुछ भी आता है तो ऐसे ऑडियंस मतलब लोगों को, आम जनता को आने की परमिशन होती है कि आके वो जैसे OTT और उन शोज में दिखाते हैं कि चल रहा है तो पीछे भीड़ इकट्ठा हो गई, बैठे हुए हैं, देखने आए हैं, तो ऐसा होता है असली में भी? असली में इतना किसी को विटनेस नहीं किया कि ऐसे कोई हाई प्रोफाइल, एज सच मैंने कोई केस भी नहीं देखा कि जैसे वो बता देते हैं कि ऐसे ऐसे हाँ। केस आ गया। बट जैसे मैंने देखा है कि जो लॉ प्रोफेशनल्स है, उनमें जैसे लेट्स से कोई सीनियर एडवोकेट आओ, काफ़ी रेप्यूटेड सीनियर एडवोकेट आर्ग्यू करने आ रहा है उनका मैटर, उनको पता चल गया, तो वहाँ पे उनकी कैसे वो आर्ग्यू कर रहे हैं, कैसा केस आर्ग्यू कर रहे हैं, तो उसके लिए वहाँ पे भीड़ लग जाती है पीछे की साइड। क्लाइंट्स की बात करते हैं थोड़ी कि अलग भिन्न भिन्न प्रकार के क्लाइंट्स आते होंगे आपके पास, तो कोई ऐसा कोई स्टोरी, कहानी, कोई इंटरेस्टिंग, कोई यूनिक कैरेक्टर आया हो या खतरनाक केस आया हो? यूनिक कैरेक्टर तो बहुत हाँ कोई ऐसा कोई स्ट्राइक कर रहा हो? वो स्ट्राइक किया मतलब वो बोलने का मौका भी नहीं देता, ही कीप्स ऑन कॉलिंग मी। तो हाँ एक केस आया था मेरे पास दिस फरवरी ओनली। हाँ हाँ। तो केस आया, मैंने उसका सब कुछ कर दिया, आई ड्राफ्टेड दैट मैटर, हमारे यहाँ फीस भी डिसाइड हो गया, और फीस मैंने स्टेजेस का बताया था कि इतना इतना मैं करूँगा, तो ये मेरी फीस है जो मैच्योर हो गई है, दिस आई टेक इन एडवांस। अब फिर उसने पता नहीं, उसका केस भी थोड़ा मतलब वीक था, इतना मेरिट्स पे नहीं था, उसको एक्सप्लेन कर दिया कि ये आपकी रेमेडीज है जो अवेल कर सकते हो, इतना इतना आपको हो जाएगा। केस के डिस्क्रिप्शन में नहीं जाते हैं, क्लाइंट के डिस्क्रिप्शन में नहीं जाते हैं, तो सब कुछ कर दिया, रेडी कर दिया, आई गॉट दैट केस फाइल्ड। बट थोड़ा सा वो बाद में पता नहीं क्या मन बनाता है कि सर नहीं, अभी मेरे को केस ये करना ही नहीं है। और दैट गाय वॉज आफ्टर माई लाइफ, कि बोले कि सर आपने इतना फीस ले लिया है, बोले सर दिस इज़ नॉट राइट, आपको ये रिफंड करनी चाहिए। अच्छा मतलब जो आपकी कितनी, आपकी 2 दिन की मेहनत लगी, हाँ। आप 2 दिन का इतना चार्ज कर सकते हो क्या? हाँ हाँ तो वही है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि ये 2 दिन की मेहनत नहीं है भाई, ये लॉ स्कूल में गए हैं, फिर उसके बाद इतना सालों का प्रैक्टिस है, वो है, आप अपना जो 2 दिन है और मेरे 2 दिन है उसको compare सेम नहीं मत कर करो। सकते। हाँ, तो हाउ डज अ लॉयर डिसाइड देयर फीस? वही इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से है कि यंग लॉयर है तो वो कितना ले रहा है, मतलब मेरे पीयर ग्रुप में लोग कितना ले रहे हैं। लेट्स से अगर एक केस का कोई 4,000 चार्ज कर रहा है, तो मैं उस केस का ऐसे नहीं करूँगा कि उसका 8 चार्ज कर लूँगा, मैं उस केस का चार्ज करूँगा 4 कर लूँगा, 5 कर लूँगा, 6 कर लूँगा। इट डिपेंड्स कि मतलब क्लाइंट कितना, फिर ये भी देखा जाता है कि क्लाइंट की पेइंग कैपेसिटी कितनी है, तो कई सारे फैक्टर्स हैं, उनको तोल मोल के फिर डिसाइड होता केस है। का फीस डिसाइड होता है, जिसमें नेगोशिएशन के बाद में फाइनल फीस आती है। तो नॉर्मली
टेक अस थ्रू योर डे। गए आप, कोर्ट गए, एक दिन में आपके पास मैक्सिमम कितने केसेस आ रखे हैं और कितनों में आप अपीयर हुए? देखो अभी मतलब जो मैं एसोसिएटेड हूँ, मेरा ऑफिस है एडिशनल एडवोकेट जनरल का। तो हम गवर्नमेंट को डिफेंड करते हैं इन हाई कोर्ट में, वो एडिशनल Okay. एडवोकेट जनरल अपॉइंटेड है। हम्म तो अब वहाँ पे जो मैटर में स्टेट के अगेंस्ट किसी को ग्रीवेंस है, तो उन सारे केसेस में हम आएंगे। तो कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि स्टेट से हर कोई कुछ भी लगता है। लेट्स से कोई मेडिकल डिपार्टमेंट में है, उसको केस करना है, कोई डॉक्टर ही है, तो उसको मेडिकल डिपार्टमेंट को पार्टी बनाना पड़ेगा, वो अग्रीव्ड होगा, गवर्नमेंट से होगा, कुछ भी होता है एनी हाउ। जैसे मैं तुम्हारा एम्प्लॉई हूँ, तो अगर मेरे को ये जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है या फिर कुछ भी आ रहा है, तो मैं तुमसे एग्रीव्ड हूँ, तो मैं केस करूँगा तो किस पे करूँगा? अपने एम्प्लॉयर पे करूँगा। तो वैसे ही करके अगर कुछ भी पूरे डिपार्टमेंट में कुछ भी है, तो वो जो केसेस आएंगे उनको रिप्रेजेंट हमें करना पड़ता है। ठीक है। तो हर दिन जो मैं कॉज लिस्ट बनाऊंगा, कॉज लिस्ट होती है, एक लिस्ट होती है पूरे केसेस की जो आपके एक दिन में लगे हैं। ओके। तो हमारी जो कॉज लिस्ट है एट एनी गिवन डे, कभी कभी हमारे पे थोड़ा वो होता है, प्रेशर कम होता है, नहीं एट एनी गिवन डे हमारे 25 से 30 मैटर्स लगते हैं। तो कोई एंड नहीं है कि कितने केसेस करने हैं। 25 से 30। हाँ, और बट जैसे कोई मिस हो जाए, स्किप हो जाए, मतलब नहीं जा पाए किसी रीज़न से, तो क्या होता है? कई बार एडवर्स ऑर्डर भी हो जाते हैं। क्या हो जाता है? मतलब आपके आपको अभी बताया था मैंने कि थोड़ा एडवर्स यार अच्छा, नॉर्मल एडवर्स बोला था कि मेरे को लगा कुछ और भारी वर्ड यूज़ किया है। हाँ, तो क्या होता है अगर जैसे नहीं हो पाया पीयर, सामने वाली पार्टी वेट कर रही है, जज वेट कर रहा है आपकी साइड से, तो आप जैसे दो चीज़ें हैं। एक तो हाई कोर्ट का मैं बता देता हूँ। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो प्रैक्टिस है यहाँ पे, राजस्थान में जो जयपुर में है, कि आप दोनों पार्टीज है ना एग्री कर लेते हो एक टाइम पे, ओके। कि ये टाइम पे हम ये केस आर्ग्यू कर लेंगे। तो जज बैठा होता है, उनका जो यूजुअल टाइम है 10 to 4:30, वो जज बैठे होंगे, उनको सुनना है। दोनों पार्टीज जाती है, अपोजिट काउंसिल वो बातें कर लेते हैं आपस में कि हम इस टाइम पे ये केस को आर्ग्यू कर लेंगे, और उस केस को तब जाके आर्ग्यू कर लेते हैं। कई जगह नंबर सिस्टम चलता है, जैसे दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में आपके नंबर चलता है। तो आपका जो केस है उसको एक नंबर शेड्यूल्ड होगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो वो फ्लैश कर रहा होता है, 1 हुआ तो 1 आना होगा, 2 है तो 2 आ रहा होगा। तो वो जैसे ही फ्लैश कर रहा है, आपको उस नंबर पे जाना है और आपका केस आर्ग्यू करना है। फॉर सम रीज़न आप नहीं जा पाते, तो आपको अपने बिहाफ पे किसी को भेजना होता है। वो केस के लिए 2 टर्म यूज़ करते हैं। तो पास ओवर है कि इस केस को पास ओवर कर दो इसी दिन में। नेक्स्ट टाइम करो। नहीं अच्छा। नहीं, सेम डे आप दूसरे टाइम पे, जैसे लंच बाद में ले लो, या एक Okay. टाइम, हर कोर्ट का टाइम फिक्स्ड होता है। तो अब के लिए वो केस पास ओवर कर देते हैं। एक होता है एडजर्नमेंट, कि आप किसी नेक्स्ट डेट के लिए मतलब टाइम सीक कर रहे हो, तो एडजर्नमेंट ले लो या पास ओवर ले लो। फिर भी अगर कोई पहुंचता नहीं है किसी के बिहाफ पे, तो फिर कई बार कोर्ट एडवर्स ऑर्डर भी कर देती है। फिर कई कोर्ट थोड़ी लीनियंट होती है कि जस्टिस होना चाहिए। तो क्योंकि अगर कोई नहीं पहुंच रहा है, तो वो डिफेंड तो नहीं कर पाया, एक पार्टी डिफेंड नहीं हो रही है, हाँ तो जस्टिस एम्पर होती है। हाँ हाँ तो कई कोर्ट लीनियंट व्यू ले लेती है। अगर कंटिन्यूस किसी की प्रैक्टिस है कि जैसे 2-3 ओकेजन पे आप अपीयर नहीं हो रहे हो, हाँ हाँ। तो तब फिर कुछ एडवर्स ऑर्डर कर ही देती है। ओके। तो मेरे को ये बताओ कि जैसे स्कूल में छुट्टियां लगती थी गर्मियों की, ऐसा ना डॉक्टर्स की लगती है छुट्टियां, ना इंजीनियर्स की लगती है छुट्टियां, ना किसी और गवर्नमेंट प्रोफेशन की या प्राइवेट प्रोफेशन की 2-2 महीने की छुट्टियां लगती हैं। लॉयर्स और इसमें ऐसा क्या स्पेशल है कि यहाँ पे 2-2 महीने, कितने टाइम की छुट्टी लगती है? या बहुत लोगों को प्रॉब्लम है हमारी छुट्टी। नहीं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को तो जानना है कि क्यों लगती है ऐसी। कुछ नहीं, वो जो चला आ रहा है वो चला आ रहा है। हाँ, बट ऐसा 10 महीने, मतलब इतनी मेहनत हो नहीं, जाती 10 है। महीने क्या। नहीं, 10 महीने इतना काम कर लिया अब होता है वही कि अब ब्रेक वकील इतना चाहिए, काम कर रहे हैं कि अब ब्रेक तो हर किसी को चाहिए। गर्मियों की छुट्टियां भरा क्या हो। तो कोई ऐसे नहीं है ना, जैसे वकील भी, जैसे लेट्स से संडे ऑफ है, तो संडे हमारा कभी ऑफ ही नहीं है। संडे को हमारी तैयारी चल रही है पूरे वीक की, कि क्या करना है, कैसे करना है, रिसर्च हो रहा है। जैसे क्या होता है, कोर्ट चलती है कितना, 10 से 5। 10 से 5 एक्चुअली हमारा सिर्फ जो प्रिपेयर किया है ना, उसको जाके हमें बोलना है, एग्जीक्यूट करने का टाइम है। एग्जीक्यूट करना है। बट उसके पीछे की जो प्रिपरेशन है ना, दैट स्टार्ट्स आफ्टर 5। आप अपने रिस्पेक्टिव ऑफिसेज में जाते हो, आप नेक्स्ट डे के केसेस प्रिपेयर करते हो, आप ड्राफ्टिंग करते हो, आप रिसर्च करते हो। तो ये सारा ये बैकएंड पे चलता है, जो किसी को पता ही नहीं होता है कि क्या है, क्या ओके। नहीं है। और तो जो संडे होता है वो भी एक्चुअली में हमारी छुट्टी नहीं होती है। संडे को ज़्यादा काम होता है एज कम्पेयर टू वीकडेज। तभी लॉयर्स मिनट के पैसे लेते हैं
कि मैं तुम्हारे साथ 1 घंटे बैठ गया तो 60 मिनट के पैसे दो? क्या मुझे पैसे मिल रहे हैं आज? नहीं है ही नहीं है ही नहीं। बट वेकेशन के टाइम भी कुछ ना कुछ तो होते रहता होगा ना, मतलब कोर्ट तो चलता होगा, इंपॉर्टेंट केसेस लेते होंगे, ऐसा कुछ तो हाँ, वेकेशन बेंचेस बैठती है, जैसे उसमें क्या होता है? जैसे एक बेंच बना दी वेकेशन की। हम्म। बेंच मतलब एक कोर्ट को जो है एड्रेस ऐसे करते हो कि आप ये बेंच बेंच, बैठोगे। ओके। जैसे एक नॉर्मल कोर्ट वो जज है, तो आप उनको ये नहीं बोलोगे, आप बोलोगे कि बेंच बैठी है। ओके। तो अलग अलग बैठते हैं, कई बार डिवीजन बेंचेस बैठती है, तो एक दो जजेस असाइंड होते हैं, वो आपके वो मैटर्स देखते हैं। तो मोस्ट अर्जेंट जैसे क्रिमिनल मैटर्स हो गए, हाँ हाँ, बोलो बोलो, आप तो बोलो। क्रिमिनल में बेल्स हो गई वगैरह हो गई, तो ये लगना ज़रूरी होता है हाँ क्योंकि हाँ एक इंसान जेल में बैठा है। हाँ हाँ। तो ये इंपॉर्टेंट बेंचेस होती है। इनफैक्ट संडे को भी छुट्टी नहीं होती, आप स्पेशल मेंशन करके आप बेंच कॉन्स्टिट्यूट करा सकते हो अगर मैटर इतनी अर्जेंसी का है तो। ठीक है, तो उनके लिए अलग जजेस होते होंगे जो संडे को भी इनका वो होता होगा? नहीं, वो तो जो आपका चीफ जस्टिस है या फिर जो आपका जो हेड है वहाँ का, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज, डीजे हेड होगा एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, चीफ जस्टिस हेड होगा स्टेट का, तो वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बेंच कॉन्स्टिट्यूट करते हैं कि ये अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से आप कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं वो मैटर सुनने के लिए ओके। बेंच। और मेन और वुमेन का रेशियो क्या है इस प्रोफेशन में? इस प्रोफेशन में अब वो नहीं रहा जो पहले था कि बोले कि पहले क्या था? पहले ज़्यादा आदमी लोग आते थे, तो मैन इज टू वुमेन का रेशियो काफ़ी डिस्टॉर्टेड था। जैसे अगर 8 लोग हैं, 8 भी नहीं कहूँगा मैं, लेट्स से 9 आदमी है तो एक वुमेन अवेलेबल होगी, ऐसे होगा। पर आजकल कोई वो डिफरेंस रहा नहीं है। आजकल उतने ही लड़कियां आ रही है प्रोफेशन में, उतने ही मेल एडवोकेट्स आ रहे हैं, उतनी फीमेल एडवोकेट्स आ रही पहले ऐसे भी था ना, जैसे पहले मतलब 15-20 साल पहले की बात लो, मतलब लॉयर और इतना रिस्पेक्टेड प्रोफेशन नहीं था कंपेयर टू अदर्स। मतलब अभी मेरे से लड़ने मत लग जा रहा है, जैसे डॉक्टर्स और मतलब घर पे ऐसे होता है ना, तो डॉक्टर बन जा या फिर क्या बोलते हैं, इंजीनियर हो जा। मतलब लॉ उतना भी नहीं था, बट अभी रिसेंटली मतलब 5-6 साल से काफ़ी लॉ भी काफ़ी रिस्पेक्टेड और काफ़ी हाइप पे है प्रोफेशन लेने के लिए। पहले वही था ना कि लोगों को पता नहीं था कि प्रोफेशन कैसे वर्क करता है। आजकल हर किसी को ये, आज की जो एज है इसका ये फ़ायदा है, इंटरनेट एज है, आपको हर किसी चीज़ का पता है। पहले ये था कि एक प्रैक्टिस चलती आ रही है, एक वो हो गया, जनरेशन टू जनरेशन, एक फैमिली से वकील निकले तो निकले ही जा रहे हैं, वहीं से वो कर रहे हैं। बट आज लोगों को पता है कि कैसे ही प्रोफेशन काम करता है, कैसे सारे रिसोर्सेज हर किसी को अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। तो हर किसी को चीज़ों के बारे में पता है, तो हर कोई वो चीज़ एक्वायर कर रहा है और कर रहा है। जैसे आपने जनरेशन बोला, तो जनरेशन से आता है नेपोटिज्म। इसमें भी प्रोफेशन में होता है नेपोटिज्म। जैसे पापा बहुत बड़े लॉयर, एडवोकेट, जज वगैरह रह चुके हैं, तो उनके जो क्लाइंट्स आते थे वो बेटे के पास वही जा रहे हैं। वो तो आएंगे ऑलरेडी, वो तो है ही हमारे प्रोफेशन में ऐसे कि थोड़ा डिस्करेज भी रहते हैं। लेट्स से जो हमारे ऐसे टर्म्स भी यूज़ होती है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन लॉयर। अब जैसे मैं अपने आप को कभी ऐसे इंट्रोड्यूस करूँगा ऐसे, तो हर कोई पूछता है कि बोले कि आर यू फर्स्ट जनरेशन लॉयर, ओके। और एनीवन इन योर फैमिली इज अ लॉयर और नॉट, तो ऐसे पूछा जाता है। तो इजी तो है ही। लेट्स से अगर मेरे फादर के कोई केसेस है या मेरी मदर प्रैक्टिस कर रही है, तो उनके केसेस हमारी फैमिली में तो फर्स्ट जनरेशन ही है, कोई फूफा जी लॉयर नहीं है। तो जनरली जो केसेस हैं वो अपने, क्योंकि ऑलरेडी फीस आ चुकी होती है, सब कुछ आ चुका होता है, तो क्लाइंट भी सोचता है कि ऑलरेडी ये ऑफिस देखता आ रहा है, या फिर हाँ हाँ, मेरे हिस्ट्री फादर का पता ऑफिस है। मेरे पे आएगा, तो वो पूरा ऑफिस मुझे ही संभालना है। हाँ हाँ। तो उसकी फीस भी आ चुकी होती है। केस इनिशियल स्टेज पे नहीं होता, वो मिडिल स्टेज पे होता है या फिर फाइनल स्टेज पे होता है। तो आपको जो ऑलरेडी केस को डील कर रहा है उसे पता होता है कि ये मैटर में ये चल रहा है, ये चल रहा है। तो ऑटोमेटिकली 80% केसेस तो आपके पास, अगर जैसे फादर की प्रैक्टिस है, तो वो आप पे आएंगे। तो मतलब उनको एडवांटेज तो होता ही है। एडवांटेज ऑब्वियसली है। हाँ, जनरेशनल। अगर आप किसी दिन भी चाह रहे हो कि बोले कि नहीं, मेरे को किसी चैम्बर के साथ, किसी और चैम्बर के साथ एसोसिएट नहीं होना, मेरे को खुद का करना है, तो आपके पास खुद के इतने सारे केसेस ट्राई करने को होते हैं, तो आप कर सकते हो। ठीक है। तो मैं आप अपन ने जब डिसाइड किया पॉडकास्ट करेंगे, तो मैं देख रहा था कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसमें मेरे को देखा कि प्रीनप इज़ नॉट लीगल इन इंडिया। हाँ, तो ऐसा क्यों?
अब वही है ना कि जैसे पर्सनल लॉज हो गए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, सक्सेशन हो गया, मेंटेनेंस हो गया। हिंदू मैरिज एक्ट थोड़ा इलेबोरेट करोगे? हिंदू मैरिज एक्ट जो आपकी अगर दो लोग शादी होते हैं तो लीगल मैरिजेस क्या है, वैलिड मैरिजेस कौन सी वैलिड है, क्या आपको रिचुअल्स परफॉर्म करने होते हैं, वो रिचुअल्स आप कब वो कर सकते हो, कब फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके कस्टम्स ऐसे होते हैं जो आपको आपके अगर लेट्स से दो तरीके से शादी होती है, एक तो वो कि बोले कि आप आग के चारों तरफ आग फेरे मार लो। फेरे मार रहे हो और गार्लैंड पहना रहे हो, तो सप्तपदी होती है वो, ये टर्म यूज़ किया गया है। उसके बाद में दूसरा ये होता है कि अगर आपके कस्टम्स जो है वो आपके जैसे अलग अलग कस्टम्स होते हैं, किसी के कस्टम में ऐसे होता है कि किसी ने टीका लगा दिया वो हुआ तो शादी हो गई, तो कस्टम अगर बहुत टाइम से कंसिस्टेंटली वो कस्टम फॉलो हो रहा है तो शादी होती है। तो ऐसी कई चीज़ें बताती है कि शादी कैसी है, शादी कैसे हो सकती है, फिर शादी टूट कैसे सकती है, तो ये सारी चीज़ें हिंदू मैरिज एक्ट में डील हो रखी है। तो ऐसे अलग अलग एक्ट्स बने होते हैं, तो उसमें प्रीनप का कुछ वो है ही नहीं। तो जो ऑलरेडी सेट ऑफ लॉज है वो आपको बाइंड करते हैं, तो उस वजह से आपका प्रीनप का हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट वैलिड इन इंडिया। ओके, तो कभी ऐसे किसी ने उठाया भी नहीं कि प्रीनप को? अभी जैसे आ रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तुमने सुना होगा, न्यूज़ में काफ़ी आता रहता है, तो अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाता है, लागू हो जाता है, तो इट विल हैव इट्स ओन इफेक्ट। फिर हिंदू मैरिज एक्ट में जैसे हर एक्ट में क्या होता है कि बोले कि एक सोसाइटी या फिर एक जेंडर बेस्ड लॉज बन रखे हैं कि मतलब ये थोड़ा एडवांटेज है, ये है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, सबको एक लेवल पे ले आएगा। ओके। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट और द जेंडर, तो ठीक सबके है। लिए कानून एक होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड का है। अगर वो आ जाता है तो प्रीनप इज ए पॉसिबिलिटी, तो इट विल बी लीगल इवेंचुअली। और काफ़ी लॉयर्स वगैरह गवर्नमेंट के जो ऑलरेडी लॉज बना रखे हैं उन सब उनके अगेंस्ट भी केस करते हैं, जैसे जॉली एलएलबी में किया था, है ना? तो और जहाँ तक मेरे को याद है आपने भी कुछ ऐसा किया था, है ना? गवर्नमेंट के ऑलरेडी कोई लॉ बन रखा था, उसमें आपने किया था और आप जीते भी थे। नहीं, मैं जीता नहीं था, वो नोटिस इशू हुए थे। तो वो बताओ कि वो क्या था, आपने मतलब किस चीज़ के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही किया था, है हाँ ना? हाँ, तो मैंने ये जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो रूल्स हैं, तो उसमें आ, एक मेरा क्लाइंट था, तो उनके वो हरियाणा बेस्ड था, तो जो अब इसमें जो है रिजर्वेशन है जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए था, जो रिजर्वेशन अभी सुना भी होगा कि ईडब्ल्यूएस का 10% अलग से रिजर्वेशन चल रहा है। नहीं सुना, नहीं सुना है? थोड़ा न्यूज़ वगैरह कम ही देखता तो हूँ। पहले जो आपका जो सारा रिजर्वेशन जो सिस्टम बना हुआ है वो सोशल बैकवर्डनेस पे बना हुआ है। ठीक है। अगर सोशली आप बैकवर्ड हो तो आपको अपलिफ्ट कर दिया, तो इसीलिए अलग अलग कास्ट को मिला हुआ है, शेड्यूल कास्ट, हाँ हाँ, शेड्यूल ट्राइब्स, ये तो सुना हुआ है। है ना, तो ये सब बना हुआ है, तो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए बना हुआ था, कभी ऐसे नहीं होना। अब आज के टाइम पे क्या हो गया, आज के टाइम पे जो पुराना जो स्टिग्मा था किसी की कास्ट को लेके या फिर किसी की क्रीड को लेके, वो नहीं रहा है। हाँ। आजकल जो है, आजकल लोग अब वो सोशल डिस्पैरिटी इतनी नहीं रही है, ऑल्दो कई जगह मिलेगी, अगर आप रिमोट एरियाज में जाओगे, बैकवर्ड एरियाज में जाओगे, तो वहाँ फिर भी हल्का फुल्का आपको देखने को मिलेगा। बट अब क्या, अब किस लेवल पे आप कैसे साथ में ला सकते हो उनको, तो अब ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन आया था जिसमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है उनको अपलिफ्ट करने के लिए 10% रिजर्वेशन है। तो उसके रिजर्वेशन के लिए वो सिंस जो मेरे क्लाइंट थे वो इधर के राजस्थान के रहने वाले नहीं थे, तो वो जो रिजर्वेशन था वो डोमिसाइल बेस्ड था, कि अगर आप राजस्थान के रहने वाले हो तो वो रिजर्वेशन इसीलिए आप पे एप्लीकेबल रहेगा। तो ठीक है। इसलिए मैंने वो कंसर्न्ड रूल है वो चैलेंज किया था, तो उस चैलेंज करने में उनके नोटिस इशू कर हुए, बट जो मेरे क्लाइंट थे वो क्वालिफाई नहीं कर पाए ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन की जो कट ऑफ आई थी, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ही डिड नॉट क्वालिफाई, तो फिर मेरा केस बचा ही नहीं। बट लॉयर्स वगैरह काफ़ी रेगुलरली करते रहते हैं ना, जो ऑलरेडी सेट ऑफ लॉज बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, उसके अगेंस्ट कहीं हाँ, भी तो कुछ अगर लूप आपको होल लगता मिला। है अगर आपका जो लॉ है हाँ हाँ। वो इनकंसिस्टेंट है, वो हाँ। आपके जो राइट्स दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके अगेंस्ट है, तो आप केस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बेसिकली। अगर कोई भी लॉ है दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल, दैट कैन बी चैलेंज्ड। ओके, तो ऐसा कोई लॉ बना नहीं है कि जिससे विजय माल्या को पकड़ के वापस ला सके और पैसे ले ले? नहीं, वैसे
विजय माल्या को ऑलरेडी हाई कोर्ट ने, जहाँ पे इंग्लैंड में हाई कोर्ट है, उसने ऑलरेडी उसका एक्सट्रेडिशन अलाउ कर रखा है, ठीक है। तो वहाँ से ला सकते हो। अब वो विजय माल्या वहाँ पे भी मतलब मिल नहीं रहा है। यूके में भी नहीं मिल रहा, वो वहाँ भी फरार है। यूके में भी लोग उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हाँ, अच्छा, मतलब अगर वो ट्रेस हो जाए, पकड़ में आ जाए हाँ, तो। जैसे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज होती है, अच्छा, जैसे एक कंट्री है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। हाँ, तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन होती है, तो कुछ ऐसे लोग हैं, जो कुछ ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी अपनी साइन हो रखी होगी, हाँ हाँ, जिनसे नहीं करी होगी, उनसे आप बात करोगे, डायलॉग करोगे, उसके बाद में वो अलाउ करते हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें हाई कोर्ट में केस लड़ना पड़ा था, वहाँ पे उन्होंने अलाउ भी कर दिया था उसको एक्स्ट्राडाइट करने के लिए, बट उसके बाद में आई गेस 2020 वाज द लास्ट टाइम जब ये सब चीज़ें हुई थी, बट उसके बाद में किसी को पता नहीं। और नीरव मोदी करके भी कुछ चल रहा था ना उसका भी, हाँ, नीरव मोदी ही इज आल्सो फ्यूजिटिव, वो भी फरार है। वो भी फरार है, वो भी SBI को हाँ, उसने तो बहुत बड़ा लोन लेके, हाँ हाँ, तो मतलब ठीक है, काफ़ी लोग क्रिमिनल होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, बट ये तो खुले में वो भी गलत काम कर रहे हैं, बट ये तो खुले में ऐसे हज़ारों करोड़ों का नुकसान करके भागे हुए हैं, तो ये भी तो बहुत बड़ा क्राइम है ना। तो वो तो है उनके हाँ, लिए, पर वो और आपको उस क्राइम पे उसको करने के लिए वो होना तो चाहिए, वो यहाँ पे है ही नहीं। वो आप विजय माल्या की फ़ोटोज़ तो आती रहती हैं टाइम टू टाइम, ट्रायल में आप लाओगे कैसे? फोटोज़ वीडियोज़ तो निकल जाती हैं, पेपराज़ी पहुंच जाते हैं, इनको बचाओ। ये लोग पकड़ लेंगे, पुलिस फिर भी ना पकड़ पाए। अब ये सजेशन फॉरवर्ड करना ही पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट को। ये रील बना के भेज देंगे हम। रील का वो है। तो अच्छा, काफ़ी लोग मेरे को मैसेज करते हैं आजकल, है ना, मतलब काफ़ी लोग ब्रांड्स बना रहे हैं, काफ़ी लोग मतलब एंटरप्रेन्योर कल्चर कुछ ज़्यादा ही हाइक पे है ना, तो काफ़ी लोग अपने ट्राई कर रहे हैं ब्रांड्स वगैरह सब स्टार्ट कर रहे हैं, क्लोथिंग ब्रांड्स, तो काफ़ी डेली डेली मेरे को मैसेज आते रहते हैं कि भैया मेरे को ब्रांड स्टार्ट करनी है, थोड़ा सजेशन दो वगैरह। तो ये लोग सब स्टार्ट कर लेते हैं, बट इनको बेसिक्स नहीं पता, कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के, प्राइवेट लिमिटेड, प्रोप्राइटरशिप वगैरह, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको आईपी और ट्रेडमार्क का कोई आइडिया भी नहीं है। तो आप थोड़ा, एक तो आईपी और ट्रेडमार्क वगैरह क्या होते हैं और इनकी इम्पोर्टेंस कितनी है करवाने के लिए, किसी भी ब्रांड के लिए। तो जैसे ट्रेडमार्क बेसिकली क्या है? ट्रेडमार्क एक आपका मार्क है, ट्रेडमार्क है जिसके अंडर आप ऑपरेट करते हो, और वो आपके प्रोडक्ट को किसी दूसरे के प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश करता है। जैसे आपके केस में हो गया 1VT करके जो है, दैट इज योर ट्रेडमार्क, आई गेस। हाँ हाँ, ऑलरेडी गॉट इट हाँ, रजिस्टर्ड, राइट? यस यस, हाँ, तभी वो तो आपको खुले में register बोल पा करना- रहा हूँ। वो आपको रजिस्टर करना पड़ता है, ताकि कोई और आपके सेम उस ट्रेडमार्क में, लेट्स से आपका ब्रांड बन गया, इसकी वैल्यू है, उस ब्रांड की अलग से वैल्यू है। अगर मैं 1VT करके कल को कोई क्लोथिंग लाइन या कुछ डिफरेंट में चालू कर दूँ, तो लोग ये सोचेंगे कि बोले ये आपका गुडविल है, इसके अंडर ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो आपका गुडविल ले जाके वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसको रोकने के लिए आप कोई डिफरेंस बनाता है कि 1VT अगर आपका रजिस्टर्ड है, अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर है, तो फिर वो आपके सेम उसमें ऑपरेट नहीं कर पाते ब्रांड में। ठीक है, तो लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। ऐसे कंफ्यूजन से बचने के लिए हाँ हाँ, किसी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड है, उसका कोई गुडविल कहीं और ले जाके यूज़ ना करे, उसके जो ऑलरेडी इतना बिजनेस डेवलप किया है उसके नेम के अंडर कोई और ऑपरेट ना करे, इसको बचाने के लिए ट्रेडमार्क होता है। और ये जो आपने IPR बोला, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स करके टर्म है। तो बेसिकली 1VT क्या है? मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपका ब्रांड इसके अंडर ऑपरेट कर रहा है। तो इसको ऐसे करके अलग अलग हेड्स में आते हैं, जिसमें ट्रेडमार्क इज आल्सो वन ऑफ द। हाँ, और काफ़ी मतलब सिमिलर नेम्स भी यूज़ नहीं कर सकते ना, जैसे स्टार न्यूज़ हो गया, लोगो वगैरह, मतलब जैसे वो इम्प्रेशन ये नहीं देना चाहिए कि आप उसके अंडर वो उस निश के अंडर ऑपरेट कर रहे हो। हाँ हाँ, तो इम्प्रेशन ऐसा नहीं दे, किसी वजह से ऐसे नहीं लगना चाहिए जैसे फोर्ट है, अब मैंने इससे सिमिलर साउंड करने वाला या सिमिलर दिखने वाला कोई चीज़ बना दूँ, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जो भी देख रहा है काफ़ी मतलब जेन जी और ये सब भी देखेंगे जो ब्रांड्स वगैरह बनाना चाहते हैं, तो देखो कि जो भी तुमने नाम सोचा, क्योंकि नाम इजीली सोच लेते हैं, बट ये भी देखो कि तुम उसको रजिस्टर करा पाओगे, आईपी मिल पाएगा, ट्रेडमार्क मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। ऐसे ही नहीं कि चला दिया 6 महीने हो गए ब्रांड को, उसके बाद में ऊपर से स्ट्राइक आ गई, बंद करो, ये है। और काफ़ी बातें हो गई लॉ के बारे में, और कुछ बताओ, क्या करते हो लॉ के अलावा भी? सुबह से शाम प्रैक्टिस हो गई, जो 2 महीने की छुट्टियाँ आई थी उसमें क्या करते हो? 2 महीने की, यार ये मिसकंसेप्शन है, 2 महीने की छुट्टी आ कहाँ रही है? मतलब किस पीरियड में मिलती, कितना टाइम पीरियड का होता है वो? 1 महीने का, 1 महीना मान लो। मतलब क्या करा अभी 1 महीने में, क्या किया?
एक महीने में थोड़ा आप ट्रैवल कर लो, आपके पेंडिंग जो चीज़ें उनको निपटा लो। आपने क्या किया? मैं अपने मतलब दिल्ली में काफ़ी टाइम हो गया था मेरा। हम्म मेरा जो लॉ स्कूल था वो दिल्ली में ही है, हम्म तो वहाँ पे गया, अपने फ्रेंड से मिला, फिर आसपास कहीं पे कोई रिमोट। आराम से शर्मा रहे, मस्ती करिए। एक महीने हिमाचल हिमाचल गए थे, स्टोरीज देख रहा था मैं, मस्त घूम रहे थे। तो ऐसे 2-3 दिन कहीं घूम आया ऐसे हाँ, करके। सही है। चलता रहता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ पार्ट लाइफ। एंड वर्क पार्सल लाइफ बैलेंस होना चाहिए। होना चाहिए। तो आपका क्या है एंड गोल अच्छा, मेरा एंड गोल क्या है अभी? तो प्रोफेशनली? मेरे को दोनों चीज़ें ट्राई करनी थी। जैसे मेरा जुडिशरी में भी इंटरेस्ट था और हाँ लिटिगेशन में भी था। हाँ। तो अब ये दोनों चीज़ें कैसे ऑफर होती है कि मैंने जैसे तुमने पूछा था कि जुडिशरी में कैसे एंट्री लेवल क्या है, तो एक तो एंट्री लेवल हो गया, फिर एक हायर जुडिशरी के लिए भी अलग से एग्ज़ाम होता है। तो वो उसके लिए आप एलिजिबल होते हो जब आपकी एक सर्टेन पीरियड की प्रैक्टिस हो जाए। तो अगर आपकी 7 साल की जो हाई, यहाँ पे राजस्थान के जो रूल्स है उसके हिसाब से आपकी 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ लॉ। और फिर आप 35 ईयर्स के मिनिमम एज होनी चाहिए। तो वो कंडीशन फुलफिल करते ही यू बिकम एलिजिबल फॉर दैट एग्ज़ाम। तो वो एग्ज़ाम कंटेस्ट करके आई एम होपिंग इफ़ आई क्लियर दैट एग्ज़ाम टू बिकम ADJ, एंड देयर आफ्टर जो भी आता है प्रमोशंस। और इसमें रिटायरमेंट एज क्या होती है? रिटायरमेंट अलग अलग है। जैसे फॉर ए डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कैडर के जो जज हैं उनके लिए इट इज़ 60 ईयर्स। ओके, हाई कोर्ट के लिए इट इज़ 62 एंड सुप्रीम कोर्ट इट इज़ 65। ठीक है, तो सही जैसे है। जैसे आप ऊपर जाते रहते हो आपका टेन्योर भी बढ़ते जाता है। बढ़ते जाता है जिस टेन्योर में आपको सर्व करना है। 60 तो जैसे हर प्रोफेशन की बेसिक हाँ, 60 तो वो 60 है हर ही। प्रोफेशन में, बट कई ऐसे प्रोफेशंस भी है जिसमें 62 भी है। 65 आपको बहुत कम मिलेगी। तो 65 इज सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए 65। सही है। तो जज वगैरह घूस लेते हैं क्या? मैंने तो आई हैव नो वन टू कमेंट ऑन दैट। मतलब हाई प्रोफाइल केसेस वगैरह उन सब में, मतलब जैसे हर गवर्नमेंट के मैं हर वही चीज़ बोलूँगा में। कि हर तरह के लोग होते हैं। हाँ अब गव जजेस नहीं, मैं कह रहा हूँ 2 इंडिविजुअल को ले लो। हाँ हाँ। एक इंसान है जो घूस लेता है, एक इंसान है जो घूस नहीं तो लेता है। 2 जज होते हैं, एक होता है जो लेता है, एक होता है जो नहीं लेता। नहीं, एक एक मतलब नहीं मैं बोल बोल रहा रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल मैं कहा रहे। ये कैरेक्टर, ये ट्रेट्स है, मतलब हाँ हाँ पर्सनालिटी ट्रेट है। आप कितनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो, आपको क्या चीज़ें ज़्यादा मैटर करती है, आपकी रेपुटेशन करती है या फिर पैसा प्राइमरी कंसिडरेशन है। तो वो है। और वो हवा तो हो ही जाती होगी ना, मतलब कोई जज जिसका हो कि यार ये पैसे लेने वाला है, फैल तो हो ही, पर आइडिया तो हो ही जाता है ना यार, ये घूसखोरी है, ये ले लेता होगा। मतलब जनरली लोगों को पता होता है कि किस कोर्ट में हाँ आपको कैसे काम चलेगा। हाँ हाँ, किस तो टाइप का होगा। बेसिक आइडिया होता है कि कौन से जज से आपकी कैसे बात बनेगी। अनकंफर्टेबल सिचुएशन में डाल दिया मैंने आपको। अनकंफर्टेबल का मैंने एक ब्लैंकेट आंसर दे दिया नॉर्मल कि अब वो। ऐसे आपको किसी और क्लाइंट या जज या किसी ने डाला है अनकंफर्टेबल सिचुएशन में? ऐसे तो कई बार सिचुएशंस आ जाती है। जैसे कि कोई। जैसे कि मैं बताऊंगा कि कैसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन थी और फिर कैसे मतलब आई मेड बेस्ट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। सो हाई कोर्ट में देयर वाज दिस केस। अब चीफ जस्टिस जो होता है उनके वहाँ लगा था और डिवीजन बेंच कोई अपील थी। तो अब मैं लेमन टर्म्स में ही समझाता हूँ। हाँ एक बताओ। अपील गई हुई थी जो चीफ जस्टिस के कोर्ट में, 2 जज सुन रहे थे उस अपील को। तो मैं सिंपल, जो मेरे इमीडिएट सीनियर है, तो ही वॉज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। ओके। उनकी शादी वादी थी, तो आई वेंट देयर। ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होके जाना पड़ता है। जैसे मैंने एडजर्नमेंट बताया, मैं डेट सीट करने गया था वहाँ ओके। पे। तो मैं वहाँ पे बता रहा हूँ और जो अपोजिट काउंसिल है वो ऐसे करने लग गए कि लॉर्डशिप दे कीप ऑन सीकिंग डेट एंड डेट। ऐसे लास्ट ओकेजन्स पे भी इन्होंने ये किया है, वो किया है। तो ऐसे करके और फिर जज इवेंचुअली वो केस सुनने लग गए। और मेरे को उस टाइम पे लगा नहीं था कि वो केस सुनेंगे। ऑल्दो उतना मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, बट आई वाज डिसेंटली प्रिपेयर्ड, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि काफ़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशंस आ जाती है। तो उनको ओवरकम करने के लिए आपको बेसिक प्रिपरेशन के साथ तो हर चीज़ में जाना पड़ता है। व्हाट इफ जज आस्क यू, मैटर क्या है। हाँ हाँ। तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, तो उनको अवॉइड करने के लिए यू शुड गो प्रिपेयर्ड। इफ़ नॉट थरली, डिसेंटली प्रिपेयर होके तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो आई वेंट देयर। मेरे को एक जजमेंट भी मिला हुआ था, तो मैंने अपने कलीग को टेक्स्ट किया कि बोले गेट मी दिस जजमेंट। हाँ हाँ।
तो वो जजमेंट नहीं आ पाया, फिर उसने मेरे को अपना आईपैड दिया, तो वहाँ से करके अब हमारे साइटेशंस होती है, तो लॉ लाइब्रेरी होती है, वहाँ पे उन साइटेशंस के हिसाब से आप वो जजमेंट्स बता सकते हो, और उन लाइब्रेरी से आके जजेस के पास वो चली जाती है। तो फिर मैंने करके वो केस उसी टाइम पे जब मेरे अपोजिट काउंसिल आर्ग्यू कर रहे थे, एंड ही इज़ वन ऑफ द नॉट वन ऑफ द बेस्ट सर्विस लॉयर इन राजस्थान। ठीक है। तो उनके अगेंस्ट वो केस था, तो इस वजह से मैं थोड़ा ओवर प्रिपेयर्ड भी गया, मतलब प्रिपेयर्ड गया था, डिसेंटली प्रिपेयर होके गया था। तो पर मैं गया एडजर्नमेंट सीख करने का था कि मेरे को नेक्स्ट डेट मिले। तो मैं वहाँ गया और फिर आई आर्ग्यूड दैट केस एंड गॉट ए फेवरेबल। अच्छा, फेवरेबल जजमेंट भी होगा, आप नेक्स्ट डेट लेने गए थे और फिर मैं मतलब उसी टाइम पे फोन तो होता ही है, तो नीचे कोर्ट से थोड़ा छुपा के व्हेन ही वाज आर्ग्यूइंग हिज मैटर मैं ऐसे लगा रहा, और आई हैड माय कलीग्स टू हेल्प, तो मैंने उनकी हेल्प से मैंने वो जजमेंट मंगाया। फिर वो ऑल्दो वो जजमेंट वहाँ उस टाइम तक नहीं आ पाया, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप प्रिंटेड कॉपी भी दे देते हो, तो मैं वो कॉपी तो नहीं दे पाया, तो फिर मैंने उनकी लॉ लाइब्रेरी में मंगवा मांग के के, दिया, साइटेशन बताया, उनके जो कोर्ट मास्टर होते हैं उन्होंने निकाला और उनको जजमेंट दे दिया। ओके, फिर वो केस हमारे फेवर में डिसाइड हो गया। सही है। तो अनकंफर्टेबल सिचुएशंस ऐसे कई बार आ जाती है। अनकंफर्टेबल सिचुएशन में विक्टोरियस। हाँ, तो अच्छा, एक और क्वेश्चन था मेरा कि जैसे कुछ होते हैं जैसे मर्डर केसेस हो गए, रेप केसेस हो गए, जिसमें पता है कि यही रेपिस्ट है, यही मर्डरर है, या फिर जैसे 26/11 26/11 का ले लो, कसाब, सबको पता था मतलब वही है, बट उसके पास भी मतलब जैसे कोर्ट देती है इक्वल राइट टू फाइट या अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, लेकिन उनको भी लॉयर अलॉट होते हैं और वो लॉयर लड़ता भी अपने अच्छी पूरी शिद्दत से। तो इसके बारे में क्या कहोगे आप मतलब शिद्दत से क्या मतलब? कि एक ऑलरेडी मतलब ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन है कि ये मर्डर है। हाँ, आप एज अ लॉयर आपको भी पता है कसाब कसाब है, अच्छा, और बट मैं फिर भी आप मेरी जा रहे हो। कॉन्शियंस कैसे अलाउ करती है उसको हाँ डिफेंड करने, दिस इज हाँ व्हाट यू मीन, राइट? हाँ। तो अब उसमें मेरा पर्सनल होगा कि मैं वो केस लूंगा कि नहीं होगा, मेरे को पता होगा केस क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए हमेशा हमें ये बताया जाता है कि अपना वर्डिक्ट मत दो, आपको अपने क्लाइंट का वर्जन देखना है, आपको खुद का वर्डिक्ट नहीं देना है, वहाँ खुद का जजमेंट नहीं देना है कि ये गिल्टी है कि ये गिल्टी नहीं है। उसके लिए ऑलरेडी आपसे एक्सपीरियंस लोग जो जज उस बैठे फील्ड हैं। के मास्टर से वो बैठे हैं। तो हम अपना ओपिनियन नहीं देते, वी जस्ट डिफेंड आवर क्लाइंट, क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है, कैसे उसको बेस्ट डिफेंड करा जा सकता है, और अपोजिट साइड उसके उनके फेवर की चीज़ें बोलेगी, फिर जो कोर्ट को लगता है वो कोर्ट तो ऑर्डर करता ही है। लेकिन ऐसे गिल्टी कॉन्शियस कुछ नहीं होता कि हम ये देख के नहीं जाते कि क्लाइंट ने क्या किया है कि नहीं किया, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये है कि क्लाइंट का जो बेस्ट इंटरेस्ट है इसको कैसे आगे रखा जाए, तो वो सोचते हुए हम कोई मैटर में जाते हैं। लेकिन कसाब को कैसे मिल गया लॉयर? मतलब कौन था वो जो उसका केस लड़ने के लिए रेडी हो गया? आई डोंट नो द नेम ऑफ द लॉयर, बट जो भी है मतलब लोगों के अलग अलग वो होते हैं, नज़रिए होते हैं, अलग अलग नज़रिए होते हैं। हमारा सिस्टम कहता है कि मतलब अनलेस यू आर प्रूवन गिल्टी यू आर इनोसेंट, उस पे चलते प्रिजम्पशन पे। अभी जैसे अभी वो चल रहा है ना, पाकिस्तान से वो भाग के आ गई, कुछ आइडिया आपको? हाँ, मेरे को पता तो है कि कोई पबजी खेलती थी इधर नोएडा से, एक था सचिन नाम है, और सीमा है ऐसे कुछ नाम है, जो पाकिस्तान से आई है। तो वो पाकिस्तान से 4 बच्चों को लेके आ गई नेपाल के थ्रू। हाँ, पहले दुबई गई, दुबई टू श्रीलंका, श्रीलंका टू नेपाल, और नेपाल से वो इंडिया आ गई। मतलब ऐसे तो इंडिया में खूब चलते रहता है, बॉर्डर क्रॉस नहीं होंगे। वो एक औरत 4 बच्चों को लेके इंडिया घुस गई, और वो मतलब कैसे घुस गई, और अभी तक वो रह कैसे रही है? मतलब कौन से लॉ के बेसिस पे उसको अभी तक जेल में नहीं डाला है, उसको पाकिस्तान नहीं भेजा? नहीं, अब काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो इन्वेस्टिगेट कर रही है इसमें। अब मुझे भी मतलब पूरा प्रॉपर पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, बट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज देख रही है। अब वो है कि अब पाकिस्तान जनरली क्या है, इट्स एनिमी कंट्री, तो वहाँ से आई है, तो कई सारी अपनी जो इंडियन एजेंसीज है वो भी डील कर रही है इस मैटर को, देख रही है कि बट वो तो डेली हर न्यूज़ चैनल पे आके नए नए इंटरव्यू दे रही है, मस्त। नहीं, इसका मेरे को कोई idea नहीं। मतलब कोई पाकिस्तान से आ गया है उस पे। मुझे जितना पता है आई गेस इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है, और हाँ, उससे चल रही questioning होगी। के लिए उसके बुलाया जा रहा है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन चल रही होगी, बट वो मस्त इंटरव्यू दे रही है, दिन का एक नया नया कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है वीडियो। सही है, पाकिस्तान से आ गए लोग ऐसे हैं। अब वो
चैनल भी तो देखो कैसे डायरेक्ट तो आई नहीं है, पहले शी वेंट टू दुबई, फिर क्या बट श्रीलंका। पासपोर्ट में तो पाकिस्तानी लिखा था ना जब नेपाल से इंडिया भी आई तो। नहीं तो नेपाल तो बाई रोड आप चले जाते हो, हाँ तो वहाँ पे सिक्योरिटी कैसी है क्या है वो। और वो नेपाल में शादी करे थे। अच्छा नेपाल में शादी करी। इंडिया से गया था, भाई को भी पबजी में प्यार मिल गया, फिर नॉर्मली ना मिले, उसने पबजी में भी शादी वो का ढूंढा, वो भी पाकिस्तान की लड़की से। बताओ, ये अलग अलग लव स्टोरीज चल। इसी से आता है हाउ इज़ योर लव लाइफ। अच्छा लव लाइफ पे भी जा रहे हैं। नहीं जा रहा क्या? अच्छा चलो चलो ठीक है, कट लव लाइफ कट कर देते हैं। कट कर देंगे। तो काफ़ी कुछ लॉ 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 वगैरह, वापस से पूरा ही पार्ट थोड़ा सा कट कर देंगे, लव से स्टार्ट करना है, यहाँ तक कट कर देना, ठीक है। तो काफ़ी लॉ रिलेटेड बातें हो गई। अब और क्या बात करनी है? कुछ है आपको किसी बारे में बात करनी हो, कुछ कहना हो? मतलब ये वापस कट कर देते हैं, सही नहीं लग रहा। काफ़ी लॉ के बारे में बात हो गई, तो अभी बताओ आप, ब्रांड कैसी लगती है? ब्रांड तो मतलब मैं अपना नहीं बताऊंगा, मैं थोड़ा क्या पता बायस्ड हूँ, क्योंकि मैं शुरुआत से इन्वॉल्व हूँ। पूरा प्रोसेस तूने शेयर किया है, कैसे बिजनेस ग्रो करना है, कैसे नहीं करना, क्या डिज़ाइंस भी शेयर करते रहते हैं, आपस में अपनी कॉन्वर्जेशन चलती रहती है। बट मैं बताऊंगा कि मेरे अराउंड लोगों को मैं जिनको बताता हूँ कि बोले कि ये मेरा कज़न है, इज डूइंग दिस स्टफ, ये ब्रांड है, ऐसे ऐसे है, तो मेरे को बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। तो मतलब पीपल आर लविंग योर स्टोरी, दे लव योर डिज़ाइंस, जो जो नए आइडियाज़ आते रहते हैं, जो पूरा स्केलेटन का जो जर्नी है। हाँ तो मतलब बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और आई गेस मतलब किसी ने किया भी नहीं है ये, हाँ इतनी लंबी स्टोरी किसी ने चलाई भी नहीं है, वो भी पार्ट्स में, वो भी पार्ट्स में। नए नए पार्ट्स आ रहे हैं, अब नया कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, मतलब इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट। नहीं अभी मैंने देखा कि मतलब लोग कॉपी भी कर रहे हैं। हाँ वो भी पाकिस्तान में। अच्छा वो वो पाकिस्तान पाकिस्तान में एज इट इज़, अभी उसका उस पर हमने पूरा यूट्यूब वीडियो भी बनाया था, और वो भी पाकिस्तान में। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक तो कॉपी करना, वो लाखों कमा रहे हैं। मतलब उनकी बेस्ट सेलर्स जो होते हैं ना, खूब, जैसे अपने, मैं एग्जाम्पल जैसे बेवकूफ़ बोला था आपने, इस टाइप के ब्रांड जो वहाँ पर हैं, वो कॉपी करके उन्होंने डाला है और उनका वो बेस्ट सेलर बन रहा है, मतलब सोल्ड आउट हो रहा है, बिक रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं? इसके लिए वहाँ के लिए तो पाकिस्तान हो गया ना, इंडिया होता तो समझ भी आता। क्या हाँ, तो कर वही तो इंडिया का तो मुझे भी पता है क्या रेमेडी है। मैं भी वही, इंडिया में होता तो समझ आता, मैं आपको भी फ़ोन करता, बट वो था पाकिस्तान में। सोचा यार इधर तो क्या, यहाँ तो वैसी जंग लड़ रही है, इनसे क्या लड़ेंगे। वैसे कुछ तो होगा, हाँ। देखते हैं इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। और इधर अपने क्या बोलते हैं, सरोजनी बाज़ार में, वहाँ पे भी वहाँ पे ये लॉस्ट इन पैराडाइज और क्या सब, Lost हाँ in लॉस्ट इन पैराडाइज बिक रहा है। ये अभी एमरीज दी प्रेजेंट आया था, और 250 रुपये में बिक रहा है। मतलब ब्रांड्स कॉपी करे तो करे, यहाँ तो सरोजनी वाले कर रहे डाल रहे हैं। अब सबको पता है ये जहाँ इसका ब्रांड अफोर्ड नहीं कर सकते कहाँ जाना। हाँ हाँ, मैंने भी ये बोला था उस यूट्यूब वीडियो में, मैंने बोला था कि जिसको टी शर्ट महंगी लग रही है वो जाओ सरोजनी में 250 रुपये की खरीदो, और फिर मेरे को फ़ोटो ज़रूर भेज देना कि भाई, क्योंकि एक दो दिल्ली में दोस्त हैं, उन्होंने बोला कि हमने जिम में भी पहने हुए देखा है लोगों को, और फिर पास में से जाके देखा तो दिखा ये तो फर्स्ट कॉपी है। फर्स्ट की फर्स्ट कॉपी आने लग गई। हाँ तो ऐसे मतलब गुस्सा तो इतना तो क्या नहीं होता आया, है बट कि मतलब थोड़ा अच्छा feel होता अकॉम्प्लिश है। फील हुआ कि भाई मतलब कुछ किया है, हाँ लोग कुछ copy किया है, कर लोग कॉपी कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो मार्केट्स में आ रही है, तो हाँ ठीक है। सी पता है, ऐसे ही पता चलते रहते हैं, यही साइंस है कि दैट यू आर ग्रोइंग। हाँ तो इसलिए गुस्सा आया ही नहीं। काफ़ी लोगों ने मेरे को बोला कि डू समथिंग अबाउट इट, मतलब करना चाहिए, बट फिर भी आ रहा है कि ठीक है भाई, कर रहे हैं कॉपी, कुछ अच्छा कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं बट कॉपी। उसमें वो भी है ना कि आप कैसे ढूंढोगे, वो रिटेलर्स है, हाँ वो रिटेल तक आया कैसे प्रोडक्ट, हाँ। वो चैनल क्या डिस्ट्रीब्यूशन का, तो इट्स अ हेफ्टी प्रोसेस। आपको पता करना होगा कौन लोग रिस्पॉन्सिबल कि है, हाँ आपको पता ही नहीं है। हाँ कोई स्पेसिफिक ब्रांड हो तो पता चले, उसको पकड़ लें। बट यहाँ तो छोटे छोटे वेंडर्स और वो सब बेच रहे हैं मार्केट में, उनको जाके क्या बोलोगे? बोले भैया हमें नहीं पता, हम लिया है वहाँ से। अब फिर उधर जाओ ऐसे, हाँ ठीक है भाई। वो भी पता करना कि बोले ये यहाँ पे बेचा जा रहा है, हाँ आप पता करो तो कैसे कोई डिज़ाइन कॉपी कर रहा है, हाँ हाँ तो कहीं ला रहा है, वहाँ से पता चल रहा है। अब ये तो रैंडम मार्केट में बिक रहा है, जहाँ पे थोक के भाव माल लाया जा रहा है, 250 में बेचा जा रहा है, वही तो। तो यू हैव अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। यस। बाकी कोई केस वेस करना होगा कि, इससे याद आया एक बार जब मैंने ब्रांड तो लॉन्च हुई भी नहीं थी, उससे जस्ट पहले फैब्रिक वगैरह इन सबको मैं मंगा रहा था। तो सबसे पहला जो मैंने स्टॉक मंगाया था, जिसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि मेरे से बहुत बहुत बड़ी क्या मतलब गलती हो गई थी कि मेरे को आइडिया नहीं था इस इंडस्ट्री से, अपनी फैमिली में भी कोई नहीं है, तो
क्या मंगाना है, कितना मंगाना है, कितने टी शर्ट का मंगाना है। तो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सेस में ऑर्डर कर दिया था, कर तो दिया बल्क में, खूब सारा ऑर्डर, जोश में था कि हाँ बेच लेंगे भाई, क्या ही दिक्कत होगी। प्राइस से उस तरह ऐसे लगा कि सोच लिया था कि हाँ भाई बेच लेंगे आराम से, क्योंकि ई कॉमर्स वगैरह कर रखा है पहले, कर देंगे वायरल, बेच देंगे। फिर ऑर्डर दे दिया, इतने बड़ा ऑर्डर, उसने बोला भैया 1 महीने में कर देंगे ख़त्म। 1 के 2 महीने हो गए, डेली बात हो रही, 2 के 2.5 महीने हो गए, 2.5 के 3 महीने हो गए। फिर एक दिन रात को मैं हो गया फ्रस्ट्रेट, तो रात के 1:30-2 बज रहे हैं तो 1:30-2 बज रहे थे, इसलिए मैंने इनको कॉल नहीं किया, मैंने मैसेज किया कि भैया मैं हो रहा हूँ बहुत परेशान, मेरे को ये नहीं है कि केस ठोकना है, ये 2 महीने से सामान नहीं दे रहे, मेरा क्या करें। तो आप सुबह उठे तो आपका क्या था, क्या चल रहा था दिमाग में कि भाई पागल हो गया है क्या? अभी मैं रिकॉल तो नहीं कर रहा, मैं कहा रात को यार ये तो ड्रंक टेक्सटिंग दारू पी के तो नहीं मैसेज कर रहा मेरे को कि भाई ज़्यादा चढ़ गई है, कि वो होता है ना कि बोले सुबह, और फिर तूने फॉलो अप भी नहीं हाँ। किया कि बोले ये सही में वही था। सुबह तक ठंडा हो गया, वही रात को होता है ना, जैसे रात को कोई, मतलब मैंने ड्रिंक नहीं कर रखी थी, बट दारू पी के जैसे गुस्सा हो जाता है कि ये ठोकने पीटने चले गए इनको, तो वैसे ही मैंने आपको मैसेज किया कि भैया अब हो गया है, क्योंकि वो मुंबई के हैं, जयपुर के होंगे, राजस्थान के, तो गाड़ी लेके निकल लो कि भाई कहाँ है, नहीं सामान खाएं, तू बना भी रहा है नहीं बना रहा। वो थे बॉम्बे के, अपन को आइडिया नहीं, तो मैं हो गया था फ्रस्ट्रेट। मैंने करा आपको मैसेज, अब मेरे पास यही सेफ ऑप्शन था कि पुलिस वुलिस क्या, इधर तो भैया को पूछते हैं भाई करें क्या, सामान नहीं दे रहे, पैसे ले लिए पूरे सामान कोई 100-200 टी शर्ट हो तो समझ गया, वो थी 4-5 हज़ार टी शर्ट, यहाँ अटकी हुई है गाड़ी की, भाई नहीं आए तो पैसे भी लगे हुए खूब, तो फ्रस्ट्रेट हो गई, मैसेज किया था आपको। तो बिफोर वी क्लोज अप, कुछ और कहना चाहेंगे आप? यार अब मैं ये कहना चाहूँगा, यू गाइस आर डूइंग, नॉट इवन यू, योर एंटायर टीम, यू गाइस आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। ये जो नए नए डिज़ाइंस लेके जा रहे हो, नए इनोवेटिव आइडियाज़ है अपने ब्रांड को एक्सपेंड करने के लिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का यूज़ कर रहे हो, तो आई थिंक यू आर डूइंग वेरी गुड। और ये थैंक यू। फर्दर आपको नए नए माइलस्टोन्स आप रीच करो, बस यही है। थैंक यू। दिस इज़ व्हाट वी प्रे। चलो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। किसी को कोई भी गलत काम किसी को कोई भी गलत काम करने हो, कोई टेंशन हो, कुछ भी हो, तो लोड नहीं लेना। मैं इनका गलत काम नहीं करने, बट अगर गलती से कुछ हो जाए तो गलत काम नहीं करने, बट गलती से कोई गलत काम हो जाए तो मैं बचाने के लिए हूँ, तो मैं इनका बायो में डाल दूंगा नंबर वगैरह, जो भी नंबर तो नहीं, मेल वगैरह, तो कांटेक्ट कर लेना गलती से कोई गलत काम हो जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग भैया। पार्ट 2 भी वापस निकालेंगे बहुत जल्दी। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। न्यू ड्रॉप इज़ कमिंग सून, मतलब 15-20 दिन बाद। ऐसे बोल दिया हो तो कि थोड़ा प्रमोशन भी हो जाए ना फर्स्ट का, कि जाके डेट मेंशन करनी है यार। 13 अगस्त, जो कि अभी मतलब हाँ ये नेक्स्ट वीक लाइव होगा पॉडकास्ट, तो थोड़ा क्लोज हो जाएंगे 13 अगस्त के। चलो ओके बाय, पीस।